प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 3। इस मॉड्यूल के अंदर हम सिस्टमैटिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं या उसकी जो कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, उसको हम स्टडी करेंगे। बेसिकली जो सिस्टमैटिक्स है इसकी कंट्रीब्यूशन को हम दो हेड्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, थ्योरेटिकल बायोलॉजी एंड अप्लाइड बायोलॉजी। तो मॉड्यूल 3 के अंदर हम थ्योरेटिकल बायोलॉजी के अंदर किस तरीके से सिस्टमैटिक्स हेल्प करती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्योरेटिकल बायोलॉजी के अंदर जो मेजर फील्ड है जहां पे सिस्टमैटिक्स हेल्प करती है उसमें एवोल्यूशन है, उसमें इकोलॉजी है, उसमें मोलेकुलर बायोलॉजी है और उसके अंदर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। अब हम बारी बारी इनको देखते हैं। सबसे पहले एवोल्यूशन। एवोल्यूशन बेसिकली है क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एवोल्यूशन इज basically process by which plants and animals which are present today have been evolved from plants and animals which were present in the past. Basically इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स और एनिमल्स जो आज इस ज़मीन पर मौजूद हैं वो उन प्लांट्स और एनिमल्स जो कि पुराने ज़माने में मौजूद थे उसके अंदर तब्दीली से वजूद में आए हैं। वो क्या प्रोसेस था, उस प्रोसेस को एवोल्यूशन कहते हैं। अगर हम जेनेटिक्स के हवाले से बात करें तो हम ये कहेंगे कि चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के साथ ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो तब्दीली आती है, इस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं। बेसिकली एवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम ये नहीं कह सकते कि एवोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। एवोल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर हम इसको कंपेयर करें अडेप्टेशन के साथ, तो अडेप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर तब्दीली आती है, चेंज आती है, मॉडिफिकेशन उनके अंदर होती है, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर चेंज होती है। तो बेसिकली अडेप्टेशन और एवोल्यूशन के अंदर ये बेसिक डिफरेंस है कि एवोल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब से जेनेटिक्स स्टार्ट हुई तो उसमें जो टेक्सोनोमिस्ट हैं, बेसिकली टेक्सोनोमिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को उनकी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अरेंज करने में हेल्प की। ये कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा हेल्प टेक्सोनोमिस्ट ने एवोल्यूशनरी स्टडी के अंदर की है, किसी और ब्रांच के रिसर्चर्स ने नहीं की। बेसिकली जो टेक्सोनोमिस्ट हैं ये ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने के अंदर हेल्प करते हैं ताकि उनकी स्टडी आसान हो। जो नेक्स्ट फील्ड जिसके अंदर टेक्सोनोमिस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो इकोलॉजिस्ट है या इकोलॉजी है। इकोलॉजिस्ट की टेक्सोनोमिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि इकोलॉजी के अंदर जितने भी सर्वेस होते हैं ये इनकम्प्लीट रहते हैं अगर जिस इलाके के अंदर सर्वे किया गया है वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स उनको कंप्लीटली प्रॉपरली आइडेंटिफाई ना किया जाए। और इनको आइडेंटिफिकेशन के अंदर हेल्प चाहिए होती है और ये हेल्प इकोलॉजिस्ट को कौन प्रोवाइड करता है? ये टेक्सोनोमिस्ट प्रोवाइड करते हैं। एल्टन 1947 के अंदर इसने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि इकोलॉजी के अंदर जितनी भी एडवांसमेंट हुई है इसमें जो टेक्सोनोमिस्ट हैं, जो सिस्टमैटिक्स के रिसर्चर्स जो हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प है। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर सिस्टमैटिक्स या टेक्सोनोमी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं दे यूज मोलेकुलर डाटा टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स, टू कैटेगराइज द ऑर्गेनिजम्स। लेकिन आल्दो के जो मॉडर्न टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं
उनको भी जो ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमिस्ट हैं उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं और उस डाटा को यूज़ करते हुए फिर मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट स्पीशीज की कंफर्मेशन करते हैं। जैसे कि डीएनए बारकोडिंग जो कि एक पॉपुलर मेथड है, इसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा जीन का पीस जिसकी लेंथ 652 बेस पेयर होती है, जिसको हम बारकोड भी कहते हैं, इसको यूज करते हुए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, उनकी स्पीशीज को हम पहचान सकते हैं। लेकिन डीएनए बारकोडिंग भी उस वक्त तक कामयाब नहीं रहती जब तक हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल डाटा अवेलेबल ना हो, क्योंकि अगर मॉर्फोलॉजिकल डाटा अवेलेबल नहीं है तो फिर इवन हम बारकोडिंग के जरिए ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई भी कर लें तो वो एक अननोन स्पीशीज रहेगी। बेसिकली ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, उनको प्रॉपर नाम देने के लिए ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर टूल्स होते हैं ये आसानी पैदा कर देते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज होते हैं। तो जो ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमिस्ट उनको एक स्पीशीज के अंदर रखते हैं, लेकिन जब हम मोलेकुलर बेस के ऊपर उनको कैटेगराइज करते हैं तो पता चलता है ये डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमिस्ट जो है, ऑल्दो कि इनकी जो स्टडीज़ हैं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस लाइन डाटा प्रोवाइड करते हैं। इस बेस लाइन डाटा को बेस बनाकर मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।